ट्रेन ने अपनी आखिरी हॉर्न बजाई। इस स्टेशन पर 5 मिनट रुकने के बाद अब वह आगे की यात्रा पर निकलने वाली थी। ट्रेन के बाहर चारों तरफ रात का गहरा अंधेरा फैला हुआ था। हॉर्न की आवाज सुनते ही डिब्बे में घूमने वाले फेरी वाले और वड़ा पाव बेचने वाले जल्दी जल्दी नीचे उतर गए और ट्रेन फिर से रेंगते हुए अपने सफर पर एक चल पड़ी। महिलाओं से खचाखच भरे जनरल डिब्बे में एक सीट को सहारा बनाकर सोनिया खड़ी थी। उसका चेहरा उदास और फीका पड़ गया था, आंखों में लाचारी थी। उसने डिब्बे में चारों तरफ देखा तो बैठने के लिए जरा सा भी जगह नहीं थी। उसके पास रिजर्वेशन टिकट लेने जितने पैसे भी नहीं थे। उसने मुश्किल से जनरल डिब्बे का टिकट ही लिया था। पसीने से भीगे हाथ की मुट्ठी में वह टिकट उसने कस कर पकड़ रखा था। सोनिया ने अपना भारी होता शरीर किसी तरह संभाला, फिर एक बार नजर घुमाई तो ऊपर की बर्थ पर कुछ औरतें आराम से सो रही थीं। तब रात के 11 बज चुके थे, इसलिए किसी को जगाने की जरूरत भी नहीं थी। और ऊपर से यह लंबा सफर, यह रेलवे का एक मध्यम वर्गीय डिब्बा था, यानी जनरल डिब्बा। जिनके पास थोड़े बहुत पैसे थे वे यही टिकट ले पाते थे। सोनिया कहाँ जाना है, उसकी मंजिल क्या है, यह उसे खुद भी नहीं पता था। उसे तो बस यहां से, उस नरक यात्रा से बहुत दूर जाना था। तभी उसके होंठों से एक हल्की चीख निकली और वह लड़खड़ा गई। अरे बेटी, यहां कितनी देर खड़ी रहेगी? नीचे की बर्थ पर सोई एक बुजुर्ग दादी को उस पर दया आ गई। वे थोड़ा सर की और उसे जगह बना के दी। फिर वो पूछी, बेटी कहाँ जाना है तुझे? कुछ पता भी है? लंबे सफर पर निकलते वक्त कम से कम रिजर्वेशन तो करवाना चाहिए था ना? इस पर सोनिया पहले मन ही मन बुदबुदाई, फिर उस जगह पर बैठ गई जैसे इसी पल की वो राह देख रही हो। बैठते ही उसके मुंह से एक कराह निकली, पर दर्द कम नहीं हुआ। उसके सफेद चेहरे पर अब दर्द की लालिमा फैलने लगी थी। आंखों में लाचारी और दुख एक साथ उमड़ आए थे। होंठ चबाते हुए उसने मदद की उम्मीद में डिब्बे की बाकी औरतों की ओर देखी। फिर मन ही मन बोली, हे भगवान, प्लीज अभी नहीं। यहां कौन मेरी मदद करेगा? अभी नहीं रे बाबा। वो मन ही मन भगवान से गुहार लगाई। फिर उसने अपना दाहिना हाथ पेट पर रखा, जहां मौजूद बच्चे की हरकतें अब तेज हो गई थीं, क्योंकि वह गर्भवती थी और उसके दिन पूरे हो चुके थे। 9 महीने और कुछ दिन उंगलियों पर गिनती कर रही थी। अब और कितनी परीक्षा लेगा ये पांडुरंग? बच्चे के जन्म का वक्त नजदीक आ गया था, पर जिसके कारण ये बच्चा इस दुनिया में आने वाला था, वह कहां था? शायद मेरे नसीब में यही मरना लिखा है। उसने आंखें बंद की और एक जोरदार चीख उसके मुंह से निकल गई। उसने बहुत कोशिश की थी उसे रोकने की, पर दर्द इतना ज्यादा बढ़ा कि वह निकल ही गई। उस आवाज से आसपास की औरतें भी चौंककर उठ बैठीं। एक औरत ने उठकर सोनिया की ओर देखा, तभी दर्द की बेचैनी में उसका पल्लू एक तरफ गिर गया। उसका लंबे घने काले बाल बिखर गए थे। दाहिनी आंख के पास मार का काला निशान साफ दिख रहा था और आंखों से आंसुओं की धाराएं बह रही थीं। उस दर्द की कसक से वह दोगुनी हो रही थी, इसलिए दोनों हाथों से उसने अपना पेट कसकर पकड़ रखा था। यह देखकर एक औरत चीखी, हे भगवान, ये लड़की तो गर्भवती है और इसकी डिलीवरी का भी वक्त हो गया है। देखो तो कुछ होश ही नहीं है। घर से ऐसे ही भागकर ट्रेन में चढ़ गई है लगता है, इसलिए साथ में कोई नहीं है। तभी एक और औरत ने नाक पर उंगली रखकर फुसफुसाते हुए कहा, क्या पता ये शादीशुदा हैं भी या नहीं। तभी 4-5 औरतें मदद को दौड़ी और उन्होंने सोनिया को सहारा दिया। वह दर्द से तड़प रही थी। एक औरत ने चेन खींचने के लिए इधर उधर देखा, पर खिड़की के बाहर का नजारा देखकर सब चुप हो गई, क्योंकि ट्रेन उस वक्त पूरी रफ्तार से एक सुनसान मैदान और जंगल के बीच से होकर गुजर रही थी, जहां अस्पताल तो दूर, साधारण डॉक्टर मिलने की भी कोई गुंजाइश नहीं थी। ऐसे में वह गर्भवती लड़की बस अपनी मौत का इंतजार ही कर रही थी। उस डिब्बे में कुजबुज बढ़ने लगी थी। सोनिया ने लाचारी से अपना पेट पकड़ लिया था और तभी वह रोते हुए कहने लगी, माफ करना बेटा, मैं तुझे बचा नहीं पाई। तुझे बचाने के लिए ही तो मैं उस नरक से रात के अंधेरे में भागी थी, पर मुझे नहीं पता था कि रास्ते में ऐसा होगा। वह बड़बड़ाते हुए रोने लगी। तभी फिर एक तेज दर्द की लहर उसके पेट के निचले हिस्से में उठी और उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई।
इस बार 3-4 औरतों ने उसे उठाकर बर्थ पर लिटाया और उसकी साड़ी ठीक की। तभी वो बुजुर्ग दादी जो पहले जगह दी थी, वे आगे आईं और बोली, जरा मुझे देखने दो। दादी की बातें सुनकर औरतें साइड हो गईं। फिर उस दादी ने सोनिया के पेट का अंदाजा लिया। उनको अनुभव बहुत था। वो बोली, ये इसका पहला प्रसव लग रहा है और उम्र भी देखो इसकी 21 के अंदर की ही होगी, इसलिए मुझे नहीं लगता नॉर्मल डिलीवरी होगी और मुझे ये लक्षण भी ठीक नहीं लग रहे। लगता है पाप पेट में बढ़ाकर घर से भागी हुई है, वरना घर वाले इसे ऐसे अकेला छोड़ते भला। उनकी आवाज में अब चिंता से ज्यादा गुस्सा था। एक औरत बोली, अब क्या करें, इस वक्त ट्रेन में डॉक्टर मिलना भी मुश्किल है और रेलगाड़ियों में ऐसी कोई सुविधा कहां होती है। जो लड़की मुंह छिपाकर भरी ट्रेन में चढ़ी थी, यानी सोनिया, अब उस पर चारों तरफ से इल्जामों की बौछार हो रही थी। हर कोई उसे ही दोष दे रहा था कि कितनी बेजिम्मेदार मां बनने वाली है। इधर सोनिया की सहन शक्ति खत्म हो चुकी थी, क्योंकि बीच बीच में निकलने वाली कराहें अब जोरदार चीखों में बदल गई थीं। उन दर्द भरी आवाजों ने ट्रेन के अगले डिब्बे का माहौल भी बदल दिया था। उस डिब्बे से सटा हुआ डब्बा पुरुष वाला डिब्बा था। खिड़की के पास बैठे कैप्टन अर्जुन राठौड़ चौंक कर इधर उधर देखने लगे। पुरुषों वाला डिब्बा शांत था, पर यह आवाज अगले लेडीज डिब्बे से आ रही थी। ये एक्सप्रेस बहुत अच्छी थी, क्योंकि महिलाओं और परिवारों के लिए अलग अलग डिब्बे थे इसमें। और इस बार कैप्टन अर्जुन राठौड़ जनरल डिब्बे से यात्रा कर रहे थे, क्योंकि एक जरूरी काम से उन्हें दूसरे शहर जाना पड़ा था। कोई फ्लाइट नहीं मिली थी और ट्रेन में भी सिर्फ यही जनरल टिकट ही मिला था। हाथ में मोबाइल पर नजर डालें, फिर सोच में डूब गए। व्हाट्सएप पर 3 डॉट्स दिख रहे थे, जिससे वे चैट कर रहे थे। वो अगला मैसेज टाइप कर रही थी, पर कैप्टन अर्जुन को पता था इस मैसेज में कोई दिलासा या प्यार का लफ्ज नहीं होगा। तभी वह मैसेज आया। उसमें लिखा था, जब तुम लौटोगे तब बात करेंगे, तब तक मुझे अपनी नींद खराब नहीं करनी। और ठीक उसी पल अगले डिब्बे से फिर एक दर्द भरी चीख कैप्टन अर्जुन के कानों से टकराई। वो ऐसी चीख थी जिसे सुनकर इंसान का दिल कांप जाए। कैप्टन अर्जुन ने मोबाइल जेब में डाला और झटके से अपनी सीट से उठ खड़े हुए, क्योंकि यह देखना जरूरी था कि माजरा क्या है। भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए वे दोनों डिब्बों को जोड़ने वाले दरवाजे तक पहुंचे। फिर जोर से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलो, अंदर कौन है, वहां क्या हो रहा है। उनकी भारी पहाड़ जैसी आवाज से बाकी मर्द भी जाग गए। वो भारतीय सेना के जांबाज थे, वो भी कैप्टन रैंक पर। उनकी बॉडी लैंग्वेज और शख्सियत ऐसी थी कि बड़े बड़े लोग उनके सामने चुप हो जाते थे। मध्य दरवाजे से कैप्टन अर्जुन अंदर आए तो सामने की बर्थ पर सोनिया दर्द से तड़प रही थी और अब उसकी पीड़ा असहनीय हो चुकी थी। एक फौजी वाला कपड़ा पहने मर्द को अंदर आते देख आसपास की औरतें 2 कदम पीछे हट गईं, लेकिन एक औरत आगे बढ़कर डरते डरते पूरी बात बताने लगी। साहब, ये लड़की पिछले स्टेशन पर चढ़ी है, टिकट है इसके पास, पर साथ में कोई नहीं है। इसकी डिलीवरी का वक्त भी हो गया है और हम में से किसी को दाई का काम या प्रसव कराना भी नहीं आता। केस बहुत क्रिटिकल लग रहा है। सारी माजरा समझकर अर्जुन की आंखों में सवालों का तूफान उठा। कौन होगी ये लड़की? इतनी रात को अकेली ट्रेन में क्यों चढ़ी? और इस हालत में इसमें घर वाले साथ क्यों नहीं हैं? पर अभी सवाल पूछने का वक्त नहीं था, इसलिए वे दृढ़ता से आगे बढ़े। स्पेशल फोर्सेस की कठिन ट्रेनिंग के दौरान रणभूमि पर घायल साथियों की जान बचाने के लिए उन्हें एडवांस्ड मेडिकल ट्रेनिंग दी गई थी। विदेशी मिशन पर रहते हुए उन्हें कॉम्बैट मेडिसिन कोर्स भी कराया गया था, जिसमें ऐसे आपातकालीन प्रसव की ट्रेनिंग भी शामिल थी। सौभाग्य से वही आज काम आने वाली थी। इस लड़की को इस दर्द से आजाद करना अब उनका फर्ज था। कैप्टन अर्जुन जेब से ग्लव्स निकालकर पहनते हुए वे बेहद शांत पर दृढ़ आवाज में बोले, आप सब जरा साइड हो जाइए। साड़ी या ओढ़नी से जो भी पर्दा बन सकता है बना दीजिए। मुझे प्रसव कराना आता है, मैं देखता हूं, जो करना है करूंगा। इतना सुनते ही औरतों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। हे भगवान, एक पर पुरुष इस लड़की का प्रसव करवाएगा? तभी एक औरत बोली, बाप रे, इस बेचारी लड़की की इज्जत क्या रह जाएगी।
एक और औरत बोली, अरे वो फौजी है, सुना है ना, फौजी का दिल बहुत साफ होता है, और अगर इज्जत की फिक्र होती तो यह लड़की अकेली इस सफर पर न आती बल्कि अपनी बस्ती में रहती। ये सारी बातें सुनकर कैप्टन अर्जुन ने गुस्से से सिर हिलाया, क्योंकि फिलहाल इन बातों पर ध्यान देने का वक्त नहीं था। उन्होंने अपना जैकेट उतारकर दर्द से कराहती सोनिया के ऊपर डाल दिया और बोले, बस कुछ मिनट और हिम्मत रखो। लेकिन सोनिया की चेतना लुप्त होती जा रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने आंखें खोली रखी, क्योंकि 6 फुट का वह रौबदार जवान उसके पास खड़ा था। उसके स्पर्श में एक अजीब सा सुकून था। आगे का वक्त कैसे गुजरा उसे पता ही नहीं चला। दर्द की कई लहरों से गुजरते हुए उसने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। प्रसव के दौरान सोनिया ने खुद को पूरी तरह उस अनजान शख्स के भरोसे छोड़ दिया था। जो भी था, उसकी आवाज में ममता थी और स्पर्श में जैसे जख्म पर मरहम लग रहा हो। पहले ही कैप्टन अर्जुन ने अपनी पहचान के जरिए अगले स्टेशन पर मैसेज भिजवाया दिया था, इसलिए रेलवे की मेडिकल टीम से इमरजेंसी किट मंगवाई थी, जो चलती ट्रेन में चेन खींचकर या गार्ड के माध्यम से पहुंचाई गई। काम बहुत मुश्किल था, लेकिन सोनिया के नसीब में यही लिखा था। उस नन्हे से जान को साफ कपड़े में लपेटकर उन्होंने पास की एक औरत के हाथ में दे दिया और पीछे हट गए। फिर बोले, अब बाकी आप लोग संभाल लीजिए, लेकिन लड़की की तबीयत ठीक हो जाए तो मुझे बताइएगा। जाने से पहले उन्होंने एक बार सोनिया के फीके पड़े चेहरे की ओर देखा तो उसके चेहरा पर जगह जगह काले सूजे हुए निशान थे। लंबे बाल बिखरे हुए थे। उस ट्रेन के डिब्बे में मौजूद औरतें अब भी स्तब्ध थीं। खुद सोनिया ने भी कभी ऐसा न देखा था, न सुना था, पर यह सब उसकी आंखों के सामने हो गया। कैप्टन अर्जुन मुड़े और डिब्बे से बाहर निकल गए। अगले डिब्बे में जहां उनकी सीट थी, वहां भी हलचल मच गई थी। ट्रेन में एक लड़की की डिलीवरी एक आर्मी ऑफिसर ने कराया। यह खबर हवा की तरह फैल गई। अब हर कोई वो कहानी सुनना चाहता था, पर अर्जुन के कड़क शब्द ने सबको चुप करा दिया। वह शब्द था, वो मेरी रिश्तेदार है। अगर किसी ने भी उसके बारे में एक भी गलत शब्द कहा तो मुझसे सामना करना पड़ेगा। उनकी भारी आवाज में गुस्सा और चिंता दोनों साफ झलक रहे थे। वे बस अगले स्टेशन का इंतजार कर रहे थे। सोनिया का आगे ट्रेन से सफर करना खतरनाक था, क्योंकि उसे अस्पताल और इलाज की सख्त जरूरत थी। वो तो नसीब अच्छा था कि अगला स्टेशन एक बड़ा शहर था। उतरने से पहले उन्होंने फोन करके गाड़ी और आदमियों की व्यवस्था कर ली थी। जैसे ही ट्रेन रुकी, बाहर उनकी गाड़ी इंतजार कर रही थी। वे दरवाजा खोलकर लेडीज कोच में गए। वो लड़की कहाँ है? उनकी आवाज सुनते ही सोनिया ने डरते हुए पलकें उठाईं और अपने बच्चे को सीने से चिपकाए वह धीरे धीरे संभलने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन की दी हुई काली शाल उसके कंधों पर लिपटी हुई थी। वह अब भी पहले से बेहतर लग रही थी, पर चेहरा अब भी सफेद था। तभी कैप्टन अर्जुन सहारा देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और बोले, मेरे साथ चलो, तुम्हें अस्पताल की जरूरत है। इस पर सोनिया ने धीमे आवाज में पूछा, आप कौन हैं और मैं आपके साथ क्यों आऊं? अर्जुन ने उस पर एक तीखी नजर डाला। मैं वही हूं जिसने कुछ देर पहले तुझे और तेरे बच्चे को मौत के मुंह से वापस खींच लिया। चाहूं तो तुझ पर पुलिस केस भी कर सकता हूं। इतनी रात को तू किससे भाग रही है मुझे नहीं पता, पर अभी तेरे लिए यही बेहतर है कि चुपचाप मेरे साथ चल। उसके जवाब का इंतजार नहीं किया। बेहद नरमी से पर दृढ़ता से उसे पकड़कर खड़ा किया। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला और उसने विरोध भी नहीं किया। अर्जुन उसे ट्रेन से नीचे उतार लाए। ट्रेन में उसका यह पहला सफर था और इतना भयानक कि उसने मन ही मन कसम खा ली, जिंदगी में दोबारा कभी ट्रेन से यात्रा नहीं करेगी। स्टेशन के बाहर उनकी गाड़ी खड़ी थी। सोनिया को पीछे की सीट पर बिठाया गया। तभी उसके गालों पर 2 आंसू लुढ़क गए। फिर वह रोते हुए बोली, आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हैं? आप मुझे जानते भी नहीं। आप कौन हैं? वह रोते हुए बोली। आगे ड्राइवर के पास बैठे कैप्टन अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखे और बोले, मुझे एक फरिश्ता समझो, बस इतना ही। बाकी तुम्हारी कहानी मैं बाद में सुनूंगा, अभी मेरे पास वक्त नहीं है। बिल्कुल सख्त लहजे में बोलकर उन्होंने सोनिया को चुप करा दिया।
फिर कुछ ही देर में गाड़ी एक आधुनिक अस्पताल के सामने आकर रुकी। फिर सोनिया को स्ट्रेचर पर अंदर ले जाया गया। जल्दी ही वह विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में थी। जांच के बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, कोई जटिलता नहीं है कैप्टन। कैप्टन, आपने तो कमाल कर दिया। बिल्कुल किसी एक्सपर्ट डॉक्टर की तरह काम किया है आपने। अस्पताल के डॉक्टर कैप्टन अर्जुन की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। सुबह की पहली किरण के साथ वे फिर सफर पर निकल पड़े थे। इस बार वे उसे अपने घर ले जा रहे थे। मेरे घर में मेरी पत्नी है और मेरा छोटा बेटा है। वहां तू और तेरा बच्चा सुरक्षित रहोगे और तुम्हारी जो भी कहानी है घर पहुंचकर आराम से बता देना। मैं तुम्हारे घर वालों को ढूंढ निकालूंगा और बुलवा लूंगा। गाड़ी चलाते चलाते अर्जुन ने उसे फिर आश्वासन दिया। इतना सुनते ही सोनिया के मन में कड़वाहट भर गई। घर वाले? कौन से घर वाले जिन्होंने मुझे इस हालत में हवा में छोड़ दिया था? तभी उसकी नजर थाज़ाज़े अपनी गोद में सोए उस नन्हे से जान पर पड़ी। बेटा हुआ था, गुलाबी गालों वाला नाजुक सा गोला, उसकी जिंदगी की एकमात्र पूंजी। गाड़ी अनजान सड़कों पर तेजी से दौड़ रही थी। सोनिया ने थककर आंखें बंद कर ली, क्योंकि एक ही रात में उसकी जिंदगी कैसे बदल गई थी, और वो भी एक अनजान इंसान की मदद से। विश्वास करने के सिवा उसके पास कोई चारा भी तो नहीं था। उस बड़े शहर से दूर कोकण के एक छोटे से गांव में चिमनियों वाले उस पुराने घर में उस वक्त हाहाकार मचा हुआ था। अरे देखो तो, ये लड़की रात के अंधेरे में घर से भाग गई। उसने हमारे मुंह पर कालिक पोत दी। अंजना देवी आंगन में खड़ी जोर जोर से चिल्ला रही थी। अंजना देवी अभी अभी नींद से उठकर बाहर आई थी। उन्हें पूरा यकीन था कि उनकी बहू सोनिया ने हमेशा की तरह दूध उबालकर मक्खन निकाला होगा, नाश्ते की तैयारी करके रखी होगी, और जैसे ही वे कमरे से बाहर आएंगी वह मशीन की तरह गरम गरम नाश्ते की थाली उनके सामने परोस देगी। पर आज बार बार पुकारने पर भी वह नहीं आई। अंजना देवी हमेशा अपने बेटे पंकज की मौत का इल्जाम सोनिया के सिर मढ़ती थी, पर आज घर में सोनिया नहीं थी। उसकी कमरा जैसी छोटी सी कमरा खाली पड़ी थी। अंजना देवी अपनी बेटी वैशाली को, जो सोनिया जितनी ही उम्र की थी, उसे सोनिया के कमरे में भेजी, यह कहकर कि जाओ जाकर देखो तो वो मर गई क्या, या कहीं भाग गई। अगर भाग गई तो देखो घर से कुछ चुरा कर तो नहीं ले गई ना। मेरे गहने और पैसे जगह पर हैं या नहीं, देख के आओ। वैशाली डरते डरते कमरे के अंदर गई और थोड़ी देर में लौट आई और बोली, नहीं माँ, तेरा सामान वैसा का वैसा ही है। भाभी सिर्फ अपने कपड़े लेकर गई है। ये सुनते ही अंजना देवी का चिल्लाना और तेज हो गया। उनके चिल्लाने से अंदर के कमरे में सो रहा दीपक जाग गया। सूरज सिर पर आने तक सोने की उसे आदत थी, पर आज उसकी मां ने उसकी नींद में खलल डाल दिया। क्या शोर मचा रखा है मां? सुबह सुबह क्यों सिर खा रही है? आलस करते हुए आंखें मलता हुआ वह बोलता बाहर आया। अंजना देवी ने अपने बेटे की ओर देखा। 27 साल का निकम्मा, ना काम धंधे का पता, ना जिम्मेदारी का। दिन भर बस गांव के अड्डा पर लफंगों के साथ मस्ती और रात को देर तक आवारागर्दी करता, बस यही उसका काम था। अंजना देवी मुंह टेढ़ा करते हुए बोली, तेरी वो भाभी सोनिया घर से भाग गई। पहले तो तेरे भैया को खा गई और अब घर से भागकर हमारा मुंह काला कर गई। अब गांव वाले हम पर थू थू करेंगे। कैसा नसीब लेकर आया था मेरा पंकज, और किसके साथ शादी कर दी थी उसकी। इतना कहकर अंजना देवी सीना पीट पीट कर रोने लगी। ये सुनते ही दीपक के आलस भरे हाथ एकदम नीचे गिर गए। भाभी भाग गई। उसकी आंखों में एक डर की लकीर रौंद गई। वो जोर से चिल्लाया, कहां भाग गई वो? किसी को उसने कुछ बताया तो नहीं ना? उसने घबराकर अपनी मां और बहन की ओर देखा।
पर दोनों सिर्फ एक नौकरानी के भाग जाने के गम में डूबी थीं, क्योंकि सोनाली उनके लिए बहू नहीं नौकरानी थी। दीपक में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि किसी को कुछ बताए। उसने खुद को तसल्ली दिया। फिर दीपक ने अपनी शर्ट की आस्तीन नीचे खींचा, जहां सोनिया के नाखूनों के ताजा खरोंच अभी भी दिख रहे थे। खुद को बचाने के लिए उसने हर बार विरोध किया था, पर 19 साल की गर्भवती लड़की का और 27 साल के हट्टे कट्टे मर्द का क्या मुकाबला। दीपक अपनी मां को शांत करते हुए बोला, मां, तू रो मत। भागकर जाएगी भी तो कहां? इतने बड़े पेट से 4 गलियां भी पार नहीं कर पाएगी। मैं ढूंढ लाता हूं उसे। इतना कहकर उसने जेब से फोन निकाला और अपने गुंडे दोस्तों को कॉल लगाया। उसे ढूंढ निकालूंगा और अब बिल्कुल रहम नहीं करूंगा। सोनिया का हुलिया बताकर फोन काटा और अपने मां की ओर मुड़ा और वह गुस्से में चिल्लाया, मैंने तुझे पहले ही कहा था ना मां, भैया की शादी वहां मत करो। फिर जाता जाता बड़बड़ाया, कहां पंकज भैया और कहां ये अप्सरा जैसी सोनिया। सोनिया का गोरा चिट्टा चेहरा, लंबे घने बाल, उसकी सादगी और खूबसूरती याद आते ही दीपक के मन में फिर से वही वासना भड़क उठी जो 1000 बार कोशिश किया था, पर वह सोनिया का फायदा नहीं उठा पाया था। पर सच ये था कि हर रात वह उसकी कमरे में घुस जाता था और उसे त्रास देता था, छेड़ता था। कल रात की ही तो बात थी। उसके मां बहन के सोने के बाद वह अचानक सोनिया के कमरे में घुस आया था। तब सोनिया ने जैसे तैसे दरवाजे में कुंडी लगाकर सोने की कोशिश की थी, लेकिन दीपक की आने की वजह से वह चौंक कर उठ बैठी थी। उसकी आंखों में डर भर आया था। दीपक बोला, इतनी जल्दी सो गई? कितनी बार कहा है, अगर इस कबाड़ खाने में अकेले नींद नहीं आती तो मेरे कमरे में आकर सो जाया कर। मैं भैया से भी ज्यादा तुझे सुख दूंगा। फिर सुबह जल्दी उठकर वापस अपने कमरे में चली जाना, मां को पता भी नहीं चलेगा। दीपक कटु हंसी हंसता हुआ कमरे में घुस आया। सोनिया डर से दीवार से सटकर खड़ी हो गई। पति के मरने के बाद से उसकी हालत और खराब हो गई थी। इस हैवान सिकल की नजर उस पर थी। यहां से बाहर निकल जाओ, कोई काम हो तो बताओ, मैं कर दूंगी, वह कांपती आवाज में बोली। लेकिन दीपक ने पीछे मुड़कर दरवाजा बंद कर लिया। फिर बोला, काम तो बहुत है मेरी जान, पर तू करती नहीं है ना। मां दिन भर तुझसे काम करवाती है, देख तू कितना थक जाती है। इसलिए बोल रहा हूं, पहले तू भैया जैसा मेरा मन खुश कर, फिर देख तुझे रानी बनाकर रखूंगा। नई साड़ियां, गहने सब लाकर दूंगा, और हां, पैसे भी। तेरी डिलीवरी नजदीक है ना, पर मां ने तुझे दवा के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं दी। वह बात बनते हुए धीरे धीरे उसके करीब बढ़ने लगा। सोनिया को लगा दीवार तोड़कर भाग जाए, क्योंकि ये हैवान उसे रोज इसी तरह सताता था। वह गिड़गिड़ाते हुए रोकर कहने लगी, मैं तुम्हारी भाभी हूं, तुम्हारे मरे हुए बड़े भाई की बीवी हूं, थोड़ी सी तो शर्म रखो। लेकिन दीपक के चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिखी। उसने कहा, बस करो अब। उस मरे हुए आदमी का कितने दिन शोक मनाएगी तू? मैं जिंदा हूं ना, तेरे सामने खड़ा हूं। एक जवान मर्द तुझे बुला रहा है और तेरा दिल जरा भी नहीं पिघलता। तू अपनी जवानी का क्या करेगी बता? वह बेशर्मी से बोला। फिर आगे बढ़कर उसने सोनिया के गले में हाथ डालने की कोशिश किया, पर सोनिया ने फुर्ती से उसे जोर का धक्का मारा और उसके हाथ पर नाखूनों से गहरे खरोंच मार दिए, जिससे दीपक की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। फिर वह गुस्से में बोला, अरे साली, हाथ उठाया तूने? जानती नहीं तू मैं जबरदस्ती भी कर सकता हूं, और इस घर में मुझे रोकने वाला भी कोई नहीं है। दीपक ने उसकी चोटी को दाहिने हाथ में कसकर पकड़ा और जोर से झटका दिया। सोनिया की आंखों में आंसू छलक आए। उसने दर्द से आंखें कसकर बंद कर ली। पेट के निचले हिस्से में एक तेज कसक हुई, क्योंकि उसके दिन पूरे हो चुके थे। पर इस घर में किसी को उसकी कोई परवाह नहीं थी। मारपीट तो रोज की बात हो गई थी, फिर भी सास के हाथ का मार तय होता था। जो चीज हाथ में आती फेंक कर मारती। गाली गलौज तो रोज का था। इन सब के बाद भी वह यहां रहने को तैयार थी, क्योंकि उसके माँ बाप गुजर चुके थे। कोई भाई बहन भी नहीं था, या बोले तो दुनिया में उसका कोई और सहारा नहीं था। इसलिए वह चुपचाप यहीं जिंदगी काटने को राजी थी। पर सामने खड़ा ये हैवान हर रात उसे इसी तरह सताता था। लेकिन अब सवाल उसकी इज्जत का था
और इज्जत एक बार गई तो दोबारा नहीं मिलती, ये वह जानती थी। बाहर से उसकी सास अंजना देवी की आवाज आई तो दीपक घबराकर पीछे हट गया और बात बदलते हुए बोला, दरवाजे की कुंडी खराब है, दोपहर में कहां था तो अब रात को क्यों तंग कर रही है? जा पहले मेरे लिए चाय बनाकर ला, फिर देखता हूं। इतना कहकर पैर से दरवाजा ठोकर मारकर वह बाहर निकल गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तब अंजना देवी पानी पीने उठी थीं, इसलिए उन्होंने इस घटना पर खास ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि दीपक कभी कभी सोनिया पर हाथ भी उठा देता है, और उठाता भी क्यों नहीं, वह तो इस घर की मुफ्त की नौकरानी जो थी। वैसे भी पति के मरने के बाद औरत का मान सम्मान ही छीन जाता है। खैर, दीवार से टेक लगाकर जमीन पर बैठी सोनिया ने निराश होकर आंखें बंद कर ली। उसने मन में पक्का इरादा कर लिया था, अगर आने वाला बच्चा बेटी हुई तो जहां उसकी खुद की मां की इज्जत सुरक्षित नहीं, वहां उस बेटी को पैदा करके क्या फायदा? वह यह पाप अपने सिर कैसे लेगी? इसलिए उसी रात उसने फैसला कर लिया। उसके पति पंकज को गए 4 महीने हो चुके थे और अब वह इस घर के लिए सिर्फ बोझ थी। दीपक उसका देवर था, पर वह एक मजबूत पुरुष था। उसकी गंदी हवस का शिकार वह नहीं बनना चाहती थी। इसलिए आधी रात को उसने अपनी फटी हुई पुरानी बैग में 4-5 साड़ियां ठूंसी, तकिए के नीचे छिपाकर रखे थोड़े से पैसे कांपते हाथों से गिनी तो वह ट्रेन का टिकट आने जितने पैसे थे। फिर वह घर से कैसे निकली, अंधेरे में गांव की गलियों से कैसे भागी, स्टेशन कैसे पहुंची, ये सिर्फ वही जानती थी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, हॉर्न बजी तो कांपते हाथों से टिकट लेकर वह ट्रेन में चढ़ गई थी। आगे क्या होने वाला है, इसकी उसे कोई कल्पना नहीं थी। थोड़ी देर बाद अचानक गाड़ी को ब्रेक लगा और सोनिया की तंद्रा टूट गई। तभी उसकी गोद में वह नन्हा सा बच्चा रोने लगा। कैप्टन अर्जुन गाड़ी से उतरे और बोले, चलो अंदर आ जाओ। उनकी आवाज में वही रूखापन था। बाहर की तेज रोशनी में सोनिया ने अर्जुन की ओर देखा तो उनका लिबास महंगा था और जिस घर के सामने गाड़ी रुकी थी वह किसी राजमहल से कम नहीं था। सफेद रंग का आलीशान बंगला था वो, जिसके मुख्य द्वार पर बोर्ड लगी थी, राठौड़ निवास। सोनिया ने मन ही मन कहा, भगवान की कृपा से मैं बच गई, पर अब मुझे अपनी गुजर बसर खुद देखनी होगी। यहां ज्यादा दिन रहना ठीक नहीं। वह धीरे से गाड़ी से उतरी और कंधे पर शाल संभाली। बंगले का भारी लोहे का गेट खुला तो वॉचमैन ने सैल्यूट मारा, पर साहब के पीछे आती उस अनजान लड़की और उसके गोद के बच्चे को देखकर उसकी आंखों में सवाल खड़े हो गए, पर वह कुछ बोला नहीं। वे लॉन से गुजर रहे थे, तभी अंदर से 5-6 साल का एक लड़का दौड़ता हुआ आया। कैप्टन अर्जुन का सख्त चेहरा उस बच्चे को देखते ही खिल उठा। पापा! लड़का दौड़कर उनसे लिपट गया। आप कहां चले गए थे? मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। मम्मी कह रही थी कि आप बहुत दूर गए हैं। अर्जुन के चेहरे का मुस्कान पल भर में गायब हो गया। ये आंटी कौन है? बच्चे ने सोनिया की ओर देखकर पूछा। सोनिया शर्म से खड़ी रही। तभी मुख्य दरवाजा खुला और एक औरत बाहर निकली। वह खास खूबसूरत नहीं थी, पर मेकअप और आधुनिक कपड़ों की वजह से आकर्षक जरूर लग रही थी। हाई हील्स, हाथ में महंगा पर्स लिए हुए। कैप्टन अर्जुन को देखते ही उसके चेहरे पर खुशी का नामो निशान तक नहीं था। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, उसने सोनिया की तरफ पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए कहा, जैसे वहां कोई खड़ी ही न हो। इस पर अर्जुन ने लंबी सांस लिया और बोला, हां बात करेंगे, पर अभी ये हमारी मेहमान हैं और बीमार हैं। कल रात ही इनकी डिलीवरी हुई है, इन्हें कुछ दिन आराम चाहिए, तो ये हमारे ही घर में रहेंगी। नौकरों से कहकर इनका कमरा तैयार करवा दो। इतना कहकर उन्होंने सनग्लासेस आंखों पर चढ़ाए और बच्चे का हाथ पकड़कर अंदर चले गए। अंदर से आई उस औरत ने, जिसका नाम रंजना था, वो तिरस्कार से सोनिया की ओर देखी और बोली, मैं अर्जुन की पत्नी हूं, रंजना राठौड़। पर तू कौन है और ये तुझे यहां क्यों लाए हैं? लगता है इनके सिर पर समाज सेवा का भूत सवार हो गया है। वह गुस्से में पैर पटकते हुए अंदर चली गई। उसकी बातों से सोनिया को लगा जैसे जमीन फट जाए और वह उसमें समा जाए, क्योंकि बेवजह वह एक अनजान मर्द के घर गृहस्थी में उसके निजी जीवन में दखल दे रही थी। उसे यहीं से भाग जाना चाहिए, ऐसा उसे लगा, पर मजबूरी थी।
अब उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी, इसलिए बेमन से उसने घर के अंदर कदम रखा। नौकरों ने उसे एक कमरे में ले जाकर छोड़ा। ये उसका कमरा था या अस्थायी ठिकाना, पता नहीं। सोनिया बेड पर बैठते ही राहत की लंबी सांस ली। उसका बच्चा भूख से रो रहा था और उसके शरीर में भी कमजोरी महसूस हो रही थी। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर फिर खटखट हुई। इस बार एक नौकरानी अंदर आई। उसके हाथ में खाने का ट्रे था। उसने कहा, साहब ने आपके लिए खाना भिजवाया है। सोनिया की आंखें भर आईं। ये इंसान उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रहा था, जबकि वो शादीशुदा था। उसकी पत्नी को शक हो सकता था कि इन दोनों के बीच कुछ है, पर पता नहीं क्या सोचकर उसने उसे यहां लाया था। पेट में भूख की आग धधक रही थी, तो अब सोनिया से नहीं रुका गया। उसने ट्रे अपनी ओर खींच लिया। अब नसीब जहां ले जाए वहीं जाना है, ऐसा ठानकर सोनिया ने खुद को तकदीर के हवाले कर दिया। खाना खाने के बाद जब वह बेड पर लेटी तो उसे गहरी नींद आ गई। अगली सुबह रंजना के चिल्लाने से उसकी नींद खुल गई। फिर वह घबराकर कमरे से बाहर आई। तुम खुद को क्या समझते हो? मैं पागल लगती हूं तुम्हें? एक जवान लड़की को उठाकर घर लाए हो और सारे नौकरों को उसकी सेवा में लगा दिया। मुझे सब समझ में आ रहा है। तेरे ये चक्कर, जरूर ये तेरी कोई खास होगी और ये पाप, ये बच्चा भी तेरा ही होगा। रंजना के इस घिनौने इल्जाम से सोनिया के कान लाल हो गए। सामने खड़े कैप्टन अर्जुन राठौड़ ने हताश होकर माथे पर हाथ मारा। जबान संभालकर बोल रंजना, तुझे हो क्या गया है? मैंने तुझे रात को ही बताया था ना। ये लड़की मुझे ट्रेन में मिली थी। मैं इसके बारे में पूछताछ कर रहा हूँ। जैसे ही इसकी पहचान हो जाएगी, जहां जाना है वहां भेज दूंगा। अर्जुन ने रंजना को समझाने की बहुत कोशिश किया। उधर दरवाजे पर खड़ी सोनिया ये सब सुनकर सिहर उठी। वापस उस घर में जहां उसकी इज्जत, उसकी जान कुछ भी सुरक्षित नहीं, और अब तो उसके पास ये नन्हा सा बच्चा भी था। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। तभी रंजना ने अपनी ननदों यानी अर्जुन की बहन की नकल उतारते हुए तंज कसी, मुझे कुछ नहीं सुनना, जो करना है जल्दी करना करो, क्योंकि मैंने तुम्हें 1000 बार कहा है ना, अपने उन गंवार रिश्तेदारों को घर पर मत बुलाया करो। फिर भी तुमने आज अपनी दोनों बहनों को डिनर पर बुला लिया और बहाना बनाया कि तुम्हें मिलने का मन कर रहा था, जैसे ड्यूटी पर नहीं हिमालय पर चले गए थे। रंजना के इन कटु शब्दों से अर्जुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, पर उसने संयम रखा, क्योंकि वह इस वक्त किस दौर से गुजर रहा था यह सिर्फ वही जानता था। तू अपने कमरे में जा रंजना, इस विषय पर हम बात नहीं करेंगे तो बेहतर है। मैंने नौकरानी को कह दिया है, वो खाना बनाएंगी, तुझे तकलीफ लेने की जरूरत नहीं। बस उस लड़की के सामने मुंह संभाल कर रखना। अर्जुन ने सख्त लहजे में हिदायत दे दिया, पर रंजना को किसी की परवाह नहीं थी। पैर पटकते हुए वह अपने कमरे में चली गई। जाते जाते दरवाजे पर खड़ी सोनिया पर एक जलती हुई नजर डाली। भूलूंगी नहीं कुछ भी। अब सोनिया को अपराधी सा लगने लगा, जैसे उसने कोई चोरी कर दी हो। उस रात को नौकरानी उससे साफ साड़ी ब्लाउज लाई थी, तो उसने नहाकर पहन लिया था। सफर और डिलीवरी के बाद अब कहीं जाकर कपड़े बदली थी। अब वह साफ सुथरी और काफी संभली हुई लग रही थी। पांव की आहट सुनकर अर्जुन ने मुड़कर देखा, फिर बोला, मेरी बीवी थोड़ी ज्यादा गुस्सैल है, उसकी बातों को दिल पर मत लेना। तुम अंदर जाओ और अगर ठीक लग रहा हो तो मुझे अपने घर का पता बता देना। इतना कहकर अर्जुन 2 कदम चलकर उसके सामने आ गए। तभी सोनिया अनायास 2 कदम पीछे हट गई। फिर धीमे स्वर में बोली, मेरा कोई घर नहीं है, मेरा कोई माँ बाप भी नहीं है, भाई बहन भी नहीं, इसलिए आप मुझे किसी अनाथालय या महिला आश्रम में छोड़ दीजिए प्लीज। वह बड़ी मुश्किल से बोली। तब कैप्टन अर्जुन ने पहली बार उसकी आवाज ठीक से सुना था। वह पल भर के लिए स्तब्ध रह गए। कोई लड़की इतनी नाजुक और शांत आवाज में भी बोल सकती है, क्योंकि उन्होंने अब तक सिर्फ रंजना को चीखते ही सुना था। घर जाना क्यों नहीं चाहती? ऐसा क्या हुआ है? और इस बच्चे के पिता कहाँ हैं? उनके मुंह से अनायास ये सवाल निकल गया। इस पर सोनिया के मन में सवालों का तूफान उठा, क्योंकि उसने जिंदगी भर सिर्फ दुखी झेले थे। बदकिस्मती से उसके पास न शादी का कोई सबूत था न पति का। वो रुआंसी होकर कहने लगी, मेरे पति का 4 महीने पहले देहांत हो गया।
मेरे ससुराल वालों ने मुझ पर कितने अत्याचार किए, उसके निशान आपने मेरे शरीर पर देख ही लिए हैं। मेरे माँ बाप अब जीवित नहीं हैं और पीठ पीछे खड़ा होने वाला भी कोई नहीं है, इसलिए वे जैसे चाहे वैसा बर्ताव करते थे। पर अब मैं वहां वापस नहीं जा सकती। ट्रेन में मेरे पास एक बैग था, उसमें मेरा मैरिज सर्टिफिकेट और बाकी कागजात थे, पर अब वो बैग भी मेरे पास नहीं है। वह रोते हुए सब कुछ बोल दी। कैप्टन अर्जुन कुछ पल उसे देखते रहे, फिर बिना कुछ बोले शांतिपूर्वक मुड़े और बाहर चले गए। फिर सोनिया अंदर गई और रोते रोते कमरे का दरवाजा बंद कर लिया, पर वह ज्यादा देर अकेली नहीं रह सकी। थोड़ी देर बाद नौकरानी उसके कमरे में आई और बोली, मैडम आपको ये डिशेस बनानी आती हैं क्या? दरअसल साहब ने मुझे अभी कुछ दिन पहले ही काम पर रखा है और आज शाम को बड़ी पार्टी है। साहब ने कहा है यही डिशेस बनाना है, पर मुझे ये इंग्लिश चाइनीज डिशेस बनानी बिल्कुल नहीं आते। अगर मना किया तो नौकरी चली जाएगी। वह औरत सोनिया के सामने गिड़गिड़ा रही थी, तो सोनिया ने कागज पर लिखी डिशेस की लिस्ट देखी तो उसे याद आया वह अपने देवर दीपक की रोज नई नई फरमाइशें पूरी करते करते वह ये सारे डिशेस बनाना सीख चुकी थी। इसीलिए सोनिया ने एक लंबी सांस ली और खड़ी हो गई। इस फरिश्ते ने जो एहसान किया है उसे चुकाने का यही मौका है। ऐसा सोचकर उसने कहा, ठीक है, तुम किचन में तैयारी शुरू करो, मैं अभी आती हूं। नौकरानी जाकर तैयारी करने लगी। इतने में सोनिया ने बच्चे को दूध पिलाया, सुलाया, फिर किचन के काम में जुट गई। लेकिन लिस्ट के सारे डिशेस तैयार होने तक वह रुकने वाली नहीं थी, क्योंकि कल ही तो उसकी डिलीवरी हुई थी, इसलिए ताकत नहीं थी उसके शरीर में। पर जिस इंसान ने उसे सहारा दिया उसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार थी। शाम तक सारा खाना तैयार हो गया, पर अब सोनिया थककर चूर हो चुकी थी। मेहमानों की गाड़ी बाहर आकर रुकी तो वह जल्दी जल्दी अपने कमरे की ओर बढ़ी। कमरे में जाने से पहले उसने देखा रंजना अपने कमरे से निकल रही थी, तो सोनिया की नजरें अपने आप झुक गईं। रंजना ने डिजाइनर साड़ी पहनी हुई थी, गाढ़ा मेकअप, ऊंची एड़ी की सैंडल। वो परफेक्ट अमीर लग रही थी, पर उसके चेहरे पर वो नैसर्गिक मिठास या सौंदर्य नहीं था। सोनिया मेहमानों के सामने नहीं आना चाहती थी, इसलिए उसने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। बाहर हंसी खुशी की आवाज आने लगे। अर्जुन की दोनों बहनें आई थीं। डिनर टेबल पर अर्जुन की छोटी बहन मधुबाला ने तारीफ की, भैया आज का खाना तो लाजवाब है, ये तो नौकरानी के हाथ का बिल्कुल नहीं लग रहा, शायद आज भाभी ने खास बनाया है। मधुबाला के सवाल पर अर्जुन ने शांति से पानी का गिलास उठाया। तभी पीछे से नौकरानी बोल पड़ी, नहीं साहब, ये डिशेस मैंने नहीं बनाया, वो मेहमान जो आई है ना, उन्होंने बनाया है ये सब कुछ। बहुत नेक लड़की हैं वो, कल ही इनका बच्चा हुआ है, फिर भी पूरा खाना बना दिया। और हां, पूरे 4 घंटे किचन में खड़ी रहीं। साहब ने इनके लिए इतना कुछ किया है, उसके बदले ये सब कुछ कर रही थी। नौकरानी ने जल्दबाजी में पर सब सच बोल दिया। ये सुनते ही डिनर टेबल पर कब्रिस्तान सी खामोशी छा गई। कौन है वो लड़की? अर्जुन की दोनों बहनों की आंखों में यही सवाल थे। रंजना तो गुस्से से खड़ी हो गई। फिर उसने प्लेट जोर से टेबल पर पटकी और बोली, सुन रही हो ना तुम दोनों, तुम्हारा भाई घर में नया नमूना उठा लाया है, एक जवान लड़की को, और ये महाशय कहते हैं कि वो मेरी कोई नहीं है। अरे क्या इतना बड़ा एहसान किया है उस पर। अगर अभी और कुछ दिन इसने इस लड़की को घर में रखा तो मैं इस घर से चली जाऊंगी, ये बता दे रही हूं। रंजना का धैर्य टूट चुका था। वह पागल हुई सी चिल्ला रही थी। टेबल पर बैठा अर्जुन का 5 साल का बेटा बबलू डर से सिहर उठा। तभी नौकरंज को अपनी गलती समझ में आ गई, पर अब देर हो चुकी थी। अर्जुन अब तक शांति से सब सहाता रहा था, पर अब उसकी सहन शक्ति खत्म हो गई। हाथ का पानी का गिलास जमीन पर दे मारा और वह दहाड़ा, रंजना बस करो अब, तेरे इस घिनौने शक्की स्वभाव से मैं तंग आ चुका हूं। तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? मेहमानों के सामने ऐसा बर्ताव। मैंने तुझे 1000 बार बताया कि वो लड़की मुझे ट्रेन में बहुत बुरी हालत में मिली थी। वह अपने ससुराल के जुल्म से तंग आकर भागी है और तू है कि मुझ पर ही शक कर रही है। अगर मुझे किसी और के साथ घर बसाना होता तो शादी के पहले साल ही बसा लेता, तेरे जैसी कलह प्रिय और शक्की औरत के साथ।
मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे बबलू के लिए रह रहा हूं और अब मुझे तुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं लगती। यहां रहना है तो रह, वरना जा जहां जाना है, उसने बेहद सख्त और कड़वे लहजे में कहा और तड़ाक से उठकर अपने कमरे की ओर चला गया। रंजना ने गुस्से में टेबल की चीजें फेंकनी शुरू कर दी। अर्जुन की दोनों बहनें ये देखकर दंग रह गईं। हालांकि उन्हें पता था कि उनकी भाभी के तमाशे के आगे कुछ नहीं चलता, पर उस कमरे में छिपी वो मेहमान कौन है, ये जानने की उन्हें बहुत उत्सुकता थी। पर अर्जुन ने उन्हें मिलने नहीं दिया। बजाय उसने कहा, रंजना का दिमाग ठिकाने नहीं है, फिलहाल तुम दोनों अपने घर चली जाओ। वो लड़की बहुत मजबूर है। मैंने अपने कांटेक्ट से पता किया है, सचमुच उसके ससुराल वाले बहुत क्रूर हैं, इसलिए मैं उसे वापस नहीं भेज रहा। अर्जुन ने अपनी बहनों को साफ साफ बता दिया तो दोनों बहनें चुपचाप चली गईं, लेकिन रंजना रात भर चिल्लाती रही और आखिर में नींद की गोली लेकर सो गई। उधर सोनिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रंजना इतना गुस्सा क्यों है। उसका पति उससे इतना प्यार करता है, 5 साल का प्यारा बेटा है, ढेर सारी दौलत है, उसकी जिंदगी तो बिल्कुल परफेक्ट है, फिर भी रंजना और अर्जुन के बीच पति पत्नी जैसा प्यार क्यों नहीं दिखता। सोनिया ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। अगले दिन दोपहर तक वह बाहर नहीं निकली। खिड़की से देखा कि कैप्टन अर्जुन गाड़ी लेकर कहीं जा रहे हैं, तो उसने डरते हुए पर्दे ठीक कर लिए, कहीं रंजना उसे झांकते देख न ले, फिर घर में फालतू झगड़ा न हो जाए। उसने सोचा, मुझे रंजना मैडम से बात करनी होगी। मैं इस घर में ज्यादा दिन नहीं रहूंगी, इसलिए बेहतर है मैं खुद ही कह दूं, मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए, मैं यहां से खुद ही चली जाऊंगी। ऐसा सोचकर उसने हिम्मत बांधी और धीरे से कमरे से बाहर निकली। पूरे घर में दोपहर की सन्नाटा पसरा था। सर्दी के दिन थे, जल्दी ही धुंधला धुंधला प्रकाश फैल गया था, इसलिए घर में अंधेरा सा लग रहा था। अर्जुन अभी लौटे नहीं थे, नौकरानी भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। पांव की आवाज न होने देकर वह रंजना के कमरे की ओर बढ़ी, लेकिन अचानक वह रुक गई, क्योंकि कमरे के अंदर से रंजना के हंसने की आवाज आ रही थी, पर वह हंसी दबी हुई और कुछ अजीब सी थी, इसलिए सोनिया का हाथ दरवाजे के हैंडल पर ही रुक गया। हालांकि उसे पता था कि अर्जुन अभी घर नहीं आए हैं, तो शायद रंजना फोन पर बात कर रही हो। यह सोचकर धीरे से उसने दरवाजा खोला, लेकिन अंदर का नजारा देखकर सोनिया को जोर का झटका लगा। वह लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हट गई, क्योंकि अंदर रंजना थी, बेड पर आराम से लेटी हुई, और उसके बिल्कुल पास एक अनजान जवान मर्द बैठा था, वो भी अपना शर्ट उतारे हुए, सिर्फ ट्राउजर में। ओह गॉड, सॉरी, मुझे पता नहीं था। सोनिया घबराकर मुड़ी, पर अंदर बैठी रंजना का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि वह रंगे हाथ पकड़ी गई थी अपने प्रेमी के साथ। जो संबंध रंजना का उस अनजान मर्द के साथ थे, वह सिर्फ पति पत्नी के बीच होते हैं, ये समझने जितनी भोली सोनिया बिल्कुल नहीं थी। अनजाने में ही सही, वह इस पाप की गवाह बन गई थी। कांपते पैरों से वह तेजी से अपने कमरे की ओर भागी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि अब आगे क्या होने वाला है। कमरे में बेचैनी से चक्कर लगाने के बाद उसने तय कर लिया, अब यहां एक पल भी नहीं रुकना। कैप्टन अर्जुन के पीठ पीछे उसकी बीबी उसे धोखा दे रही थी, और सोनिया ने वो देख लिया था। मुझे यहां नहीं रहना, ये सोचकर वो अपने बच्चे को उठाने बेड के पास दौड़ी और शाल लपेटने लगी। तभी ढाड़ से दरवाजा खुला। लाल पीला चेहरा करके रंजना अंदर घुसी। तेरी इतनी हिम्मत, मुंह उठाकर मेरे कमरे में घुस आई, तेरी आंखें निकाल लूंगी। बोल, तूने क्या देखा? क्या तेरे उस हीरो ने, यानी मेरे पति ने, तुझे मेरी जासूसी करने भेजा है? रंजना जंगली शेरनी की तरह उस पर झपटी तो सोनिया को सांस लेना भी मुश्किल हो गया। बेचारी सोनिया हकलाते हुए धीरे से बोली, नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं गलती से वहां आ गई, मुझे सिर्फ आपसे बात करनी थी। सोनिया की बातें सुनते ही रंजना ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया, जिससे सोनिया वहीं ढेर हो गई। फिर रंजना गुस्से में बोली, बकवास बंद कर, 2 कौड़ी की औरत मेरे पति के लिए खाना बनाकर क्या समझती है खुद को? उसका दिल जीत लेगी और इस घर में अपनी जगह बना लेगी। फिर रंजना ने उसके बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए
जमीन पर गिरा दिया। तभी सोनिया के मुंह से एक दर्द भरी चीख निकली, प्लीज मेरे बाल छोड़ दीजिए, मैं खुद ही चली जाऊंगी, प्लीज। वह गिड़गिड़ाई, पर रंजना सुनने के मूड में नहीं थी। बाल पकड़कर उसे दरवाजे तक घसीटने लगी। सोनिया की आंखों से आंसुओं की नदियां बहने लगी। मुझे आपके निजी जीवन में दखल नहीं देना, वह रोते हुए गिड़गिड़ा रही थी। रंजना एक पल को रुकी, कुछ सोचा, फिर एक झटके में सोनिया को फिर जमीन पर धकेल दिया। फिर पैर से धक्का मारते हुए बोली, उठा अपना वो नालायक बच्चा और निकल यहां से। और हां, अगर मेरे पति के सामने तुमने अपना मुंह खोला ना, तो मुझसे सामना करना। दुनिया में कहीं भी तुझे चैन से जीने नहीं दूंगी, समझी? रंजना आंखों से आग उगल रही थी। सोनिया रोते रोते उठी, बेड पर रोते बच्चे को गोद में लिया और सीने से चिपका लिया। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, पर अब किसी भी हालत में उसे यहां से जाना था, क्योंकि जो उसने देखा था वह भयानक था। इसलिए उसका मन उसे खाए जा रहा था कि उस फरिश्ते जैसा इंसान अर्जुन को बिना बताए वह यहां से कैसे जा सकती है, जबकि उसकी बीबी रंजना उसके पीठ में उसे छुरा घोंप रही थी। इसलिए यह सच बताना उसका फर्ज था। रंजना की सारी पागलपन भरी हरकतें, लगातार का चिल्लाना, इसके पीछे बस यही कारण था कि वह किसी दूसरे मर्द के प्यार में थी। इसलिए वो अपने पति को सुख नहीं दे पा रही थी। पर सोनिया के पास न वक्त था न हिम्मत कि वह ये सब बता सके। तभी रंजना ने फिर भड़कते हुए कहा, कितनी बेशर्म है ये लड़की, अभी भी जानबूझकर टाइम पास कर रही है ताकि इसका वो आशिक आ जाए और इसे बचा ले। लेकिन इस बार रंजना ने सोनिया की कलाई पकड़ दी और उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर निकाल दिया। सोनिया एक निर्जीव लाश की तरह चुपचाप उसके पीछे लटकती चली गई। मुख्य दरवाजा खोलते ही रंजना ने उसे बाहर सड़क पर जोर से धकेल दिया, फिर धमकी दी, आज के बाद इस घर के आसपास भी मुंह मत दिखाना, समझी? जितनी दया दिखानी थी दिखा दी, तेरे जैसे भिखारियों पर दया करके कोई फायदा नहीं। फिर जोर से दरवाजा बंद करके रंजना अंदर चली गई। उसका वो प्रेमी अभी भी अंदर था या जा चुका था, सोनिया को पता ही नहीं चला। सोनिया सड़क पर गिरकर किसी तरह संभली। तब बच्चे को उसने सीने से कसकर लपेट रखा था। गिरने से उसकी कोहनी और घुटने में छिल गए थे। दर्द से उसके मुंह से कराह निकल रही थी। एक के बाद एक मुसीबतें उस पर टूट रही थीं, जिनका अंत ही नहीं दिख रहा था। अब मैं कहां जाऊं? मेरे पास रहने को एक छत भी तो नहीं। शाल को कंधों पर कसकर लपेटते हुए वह बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था, पर कुछ तो करना ही था। वह इस घर वालों को, खासकर अर्जुन को, और मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। उस शाम की परछाइयां अब गहरे अंधेरे में घुल चुकी थीं, तो अब सोनिया को डर लगने लगा, क्योंकि रात होने से पहले उसे कहीं सुरक्षित ठिकाना चाहिए था। अर्जुन का बंगला शहर से थोड़ा दूर एक शांत इलाके में था। वहां आसपास दूसरा घर भी नजर नहीं आ रहा था। बंगले के दोनों तरफ सिर्फ बड़ा लॉन और झाड़ियां ही थीं। शायद ये सरकारी जमीन कैप्टन अर्जुन को मिली हो। धड़कते कदमों से वह सड़क के किनारे किनारे चलने लगी। कितनी देर चली उसे खुद पता नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, कोई भला इंसान मिल जाए, कोई रिक्शा वाला, टैक्सी वाला, जो उसे किसी अनाथालय या महिला आश्रम में छोड़ दे। उसके पास एक कौड़ी भी नहीं थी। आखिरकार चलते चलते वह शहर की सीमा में पहुंच गई। तभी उसका नन्हा बच्चा भूख से रोने लगा था, पर सोनिया के पास उसे दूध पिलाने तक की फुर्सत नहीं थी, क्योंकि डर से उसकी जान सूखी जा रही थी। आसपास गाड़ियां दौड़ रही थीं, ऊंची इमारतों के बल्ब जल रहे थे, पर वह किस पर भरोसा करे? उसे हर चेहरा शक के घेरे में लग रहा था। तभी उसे लगा कोई उसे एकटक देख रहा है, तो शाल ठीक करते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा, तो सामने पान की दुकान के बाहर एक जवान लड़का खड़ा था। चेहरा देखकर टपोरी मवाली टाइप का लगा। वह काफी देर से सोनिया को घूर रहा था, जिससे सोनिया के रोंगटे खड़े हो गए। वह झटके से मुड़ी और तेज कदमों से दूसरी दिशा में चल दी, पर पीछे पीछे पांव की आहट आने लगी। कहां जाना है मैडम? आप बहुत परेशान लग रही हैं। मुझे आप अपना मददगार समझिए, मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा। पीछे से नरम नरम आवाज आई। सोनिया चौंक कर मुड़ी,
तो वो लड़का पीछे ही खड़ा था। तभी उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर वह डरते हुए बोली, नहीं, कोई जरूरत नहीं, तू जा, मैं खुद चली जाऊंगी। पर वो लड़का 2 कदम आगे बढ़ाया और बोला, देखो मैडम, रात बहुत हो गई है। अगर इस वक्त कोई आपको जबरदस्ती गाड़ी में बैठा कर ले गया तो आप क्या कर पाएंगी? आपके पास छोटा बच्चा भी है और आजकल बच्चों के अपहरण बहुत हो रहे हैं। इसलिए बताइए ना, आपको कहाँ जाना है? मैं आपको सुरक्षित पहुंचा दूंगा। अच्छा, मुझे अपना भाई समझ लीजिए और अब तो बढ़ा दीजिए, आपको कहाँ जाना है? उस लड़के ने इतने प्यार और विस्तार से समझाया कि अनिच्छा होने पर भी सोनिया को उस पर भरोसा करना पड़ा, क्योंकि वह दुविधा में थी। पर बच्चों का अपहरण सुनकर वह पूरी तरह डर गई थी। इसलिए वह बोल पड़ी, मुझे किसी महिला आश्रम में छोड़ दो प्लीज। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। पैसे देने को मेरे भी पास कुछ नहीं है। इतना कहकर वह रोने को हो रही थी। तब उस लड़के की आंखों में सहानुभूति झलकी। फिर उसने सड़क पर आती एक रिक्शे को हाथ देकर रोका और बोला, इस रिक्शे में बैठ जाइए, मैं आपको महिला आश्रम छोड़ दूंगा। सोनिया को यकीन ही नहीं हुआ कि उसकी मुसीबत इतनी आसानी से सुलझ जाएगी। भगवान का शुक्र मनाते हुए वह जल्दी से रिक्शे में बैठ गई। लड़का आगे ड्राइवर के पास बैठ गया। रिक्शा कई मोड़ मोड़ वाली गलियों से दौड़ रही थी। बीच में एक जगह रिक्शा रुकवाकर वो लड़का उतरा और एक दुकान में चला गया। सोनिया ने देखा वो फोन पर किसी से बात कर रहा था। थोड़ी देर बाद लौटा और ड्राइवर को आगे चलने का इशारा किया। लगभग 1 घंटे बाद रिक्शा एक इमारत के सामने जाकर रुकी। सोनिया ने सिर बाहर निकालकर देखा तो 5-6 मंजिला बिल्डिंग खड़ी थी। कई खिड़कियों में लाइटें जल रही थीं। तभी उस लड़के ने बताया, ये ही महिला आश्रम है, मेरे एक जानने वाले का है। मैं बात करता हूं, आपको यहां कमरा मिल जाएगा। देखो, आप बिल्कुल चिंता ना करें। पर सोनिया के मन में शक की एक लहर उठी, क्योंकि ये जगह उसे कुछ अजीब लग रही थी। पर भरोसा न करे तो करे क्या, उसकी मजबूरी थी। डरते डरते उसने उस इमारत में कदम रखा। उस लड़के ने रिक्शा वाले को पैसे दे दिए थे। आप यहीं रुकिए, मैं मैनेजर से बात करके आता हूं, कहकर वो नीचे कहीं गायब हो गया। सोनिया धड़कते दिल पर हाथ रखकर सीढ़ियों पर खड़ी रही। वहां लोगों की आवाजाही हो रही थी। माहौल किसी अजीब लॉज या हॉस्टल जैसा लग रहा था। आज की रात यहीं काट लूंगी, सुबह होते ही कहीं और चली जाऊंगी, उसने खुद को समझाया। थोड़ी देर बाद वो लड़का वापस आया और बोला, बहन, आपका कमरा ऊपर वाले माले पर है। इतना कहकर वो आगे आगे चलने लगा। फिर एक कमरे के सामने रुककर उसने ताला खोला तो सोनिया अंदर घुसी और राहत की सांस ली और बोली, भाई, तेरा मुझ पर बहुत बहुत एहसान है। मुझ पर मैं ये कर्ज। उसका शब्द पूरा होने से पहले ही एक खटाक की तेज आवाज हुई। दरअसल उस लड़के ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था और ताला लगा दिया था। सोनिया चौंक कर पीछे मुड़ी। उसने दरवाजा पीटा। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? दरवाजा क्यों बंद किया? वह मुश्किल से चिल्लाई तो बाहर से उस लड़के की घिनौनी हंसी गूंजी। अब वसूल हो गए मेरे पैसे। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। तुझे क्या लगा मैं वहां समाज सेवा करने खड़ा था? मेरा टाइम पास नहीं होता। वह जोर जकड़ से हंसता हुआ चला गया। उसके कदम दूर जाते सुनाई दिए। अब सोनिया का खून जम सा गया। दिल की धड़कनें मानो रुक गई हों। ये कौन सी जगह थी? उसने उसे कहां लाकर फंसाया था? उसके आंखों के आगे अंधेरा छाने से पहले उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल रौंदा, मैं कितना भी बचने की कोशिश कर लूं, अपनी इज्जत नहीं बचा पाई। दोनों हाथों से दरवाजा पीटते हुए वह चीखती रही। उसकी आवाज बैठ गई, भगवान के लिए दरवाजा खोलो, मुझे यहां से जाने दो, मेरे साथ छोटा बच्चा है, कोई तो मदद करो। पर 1000 बार पुकारने पर भी कोई नहीं आया। शायद ये जगह ही ऐसी थी जहां ऐसी चीखें सुनने की दीवारों को आदत पड़ चुकी थी। वह हताश होकर दरवाजे से टेक लगाकर जमीन पर बैठ गई। आंखों से आंसुओं की नदियां बह रही थीं। वह अपनी तकदीर से पूरी तरह हार चुकी थी। अब इस कमरे में कौन आने वाला था? वो लड़का किसे लाने गया था और उसकी क्या कीमत लगाने वाला था? इस ख्याल से सोनिया कांप उठी। कितनी देर बीती पता नहीं, शायद रात ढलकर सुबह होने को आई होगी। अचानक ताले में चाबी घूमने की क्लिक हुई
तो सोनिया जो दरवाजे से टेक लगाए बैठी थी, डर के मारे उठी और बेड पर सोए बच्चे को सीने से लपेट लिया। वह बुरी तरह कांप रही थी। दरवाजा खुला तो बाहर वही लड़का खड़ा था, पर अब उसके चेहरे के भाव बदल चुके थे। उसने घिनौना मुस्कुराते हुए किसी को अंदर आने का इशारा किया। तभी दरवाजे से वो शख्स सामने आया। उसे देखते ही सोनिया की सांस गले में अटक गई, क्योंकि वह दीपक था, उसका वही देवर जो हर मौका तलाशता था उसके करीब आने का। अब भी उसके चेहरे पर वही विकृत और मासूम सा हंसी लिए एक हाथ से बालों पर हाथ फेरते हुए उसने सोनिया को नक्शिक नापा। अरे वाह, आखिर महीने के आखिर में यही मिली। कितनी जगह नहीं ढूंढा तुझे, पर आखिर मेरे जैसे के हाथ से निकलकर जाएगी भी कहां। मेरी प्यारी भाभी साहिबा, घूम फिरकर मेरे पास ही आना था ना। वह एक एक कदम बढ़ाता हुआ उसके पास आया तो सोनिया के मुंह से चीख निकली, मैं तुम्हारी भाभी हूं, तुम्हारे भाई की बीवी। थोड़ा तो शर्म करो, कितनी नीचता दिखा रहे हो। मैं तुम्हारे भाई के बच्चे की मां हूं, मुझे जाने दो। वो उसके पास से भागने की कोशिश करने लगी, पर दीपक ने फुर्ती से उसे पकड़ लिया और अपनी ओर खींचा और बोला, बस कर अब, भाई की विधवा किसका पाप पेट में बढ़ा रही है। कौन जाने, भाई तो मर गया। अब तू ऐसे मुंह काला करके घूमेगी और हमें बोलेगी कि ये भाई का बच्चा है। हम क्या तेरे सिर पर नाचेंगे। उसके शब्द तीर की तरह थे। तभी उसने जबरदस्ती सोनिया का चेहरा ऊपर उठाया और बोला, मेरे लिए तू सिर्फ मुफ्त का माल है। पहले हाथ से निकल गई थी, लेकिन अब नहीं जाने दूंगा। उसने जबरदस्ती उसको गले लगाया। तभी पीछे से उस लड़के ने पुकारा, साहब पहले मेरा हिसाब तो कर लो, मेरे पैसे दो, फिर जो करना हो करो। दीपक ने सोनिया को खाऊं या निगल जाऊं वाली नजर से देखा, फिर जेब से पर्स निकाला और हजार हजार की नोटों की गड्डियां उस लड़के के हाथ पर रख दिया और बोला, चल निकल अब, और सुबह तक इस कमरे के आसपास कोई न घूमे, याद रहे। लड़का पैसे गिनता हुआ खुशी खुशी चला गया। फिर दीपक ने जोर से दरवाजा बंद कर लिया। अब सोनिया की आंखों के सामने पूरा अंधेरा छा गया। मुझ पर रहम करो, कम से कम इंसान समझकर मुझे छोड़ दो, मैं एक बच्चे की मां हूं। वह गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन दीपक की गुंडागर्दी बढ़ती जा रही थी। अब सोनिया में विरोध करने की ताकत भी खत्म हो चुकी थी। तभी दीपक वासना से भरी आंखों से उसके पास बढ़ा। तभी फिर से दरवाजे पर ठक ठक की आवाज हुई तो दीपक झुंझलाकर चिल्लाया, अब कौन मरा, उसको नजर रखने को कहा था ना। अब इससे ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। रुक बेटा, तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। वह गुस्से में बड़बड़ाता हुआ पीछे मुड़ा और झटके से दरवाजा खोला, पर अगले ही पल वह हवा में उछला और पीछे की दीवार से जोर से टकराया, क्योंकि किसी ने उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का जड़ दिया था। सोनिया स्तब्ध होकर देखती रह गई, क्योंकि खुले दरवाजे से एक साक्षात देवदूत अंदर आ रहा था। वो कैप्टन अर्जुन थे। उनकी आंखें गुस्से से लाल थीं। वह एक शेर की तरह अंदर घुसे और जमीन पर गिरे दीपक पर टूट पड़े। माल मुफ्त का नहीं है, समझा। अर्जुन गरजता हुआ चीखा, जिस लड़की को मैंने मौत के मुंह से बचाया, उस पर कोई टेढ़ी नजर भी डालेगा, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वह लगातार दीपक पर मुक्कों की बौछार कर रहे थे। सोनिया लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे हटी, क्योंकि ये वही इंसान था जो पहले भी उसे बचाने आया था और आज फिर आया था। ये मर्द था या भगवान, जो हर मुसीबत में उसकी मदद को दौड़ा चला आता था। जमीन पर पड़ा दीपक अब हाथ जोड़कर माफी मांग रहा था। दीपक को अधमरा करके अर्जुन रुका। उसकी सांस फूल रही थी, तो उसने एक गहरी सांस लिया और बोला, तेरा वो दलाल मेरी एजेंसी के आदमियों ने पहले ही उठा लिया है और अब तेरी बारी है। अब देख, जिंदगी भर तू जेल में सड़ेगा, ये मेरा वचन है। कहते हुए अर्जुन ने आखिरी जोरदार मुक्का दीपक के चेहरे पर जड़ दिया और उसे कुत्ते की तरह फर्श पर पटक दिया। दीपक दर्द से कराहता हुआ वहीं पड़ा रहा। सोनिया ने आंसुओं से भरी आंखों से ऊपर देखा और कहा, मुझे जाने दीजिए प्लीज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी जान बचाई है। एक बार नहीं, कई कई बार। उसकी आवाज रोते रोते भारी हो गई थी। उसे तो अर्जुन को रंजना के बारे में सब बताना था कि उसकी बीबी उसे धोखा दे रही है, पर अर्जुन शांत कदमों से उसके बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया।
और बोला, अगर मैं तुझसे विनती करूं कि तू जाए नहीं तो क्या तुम मेरे साथ रहोगी? अर्जुन ने बहुत नरम, बहुत कोमल आवाज में पूछा तो सोनिया ठिठक गई। तभी अर्जुन आगे बोला, मैंने तेरी आंखों में वो माँ की ममता देखी है। मैं तेरे बच्चे को बाप का प्यार और हक का नाम दूंगा। बदले में तुम मेरे बेटे बबलू को माँ का प्यार देना, क्योंकि मेरी बीवी रंजना मुझे छोड़कर जा चुकी है, बल्कि मैंने ही उसे अपने जीवन से बाहर निकाल दिया है। सोनिया के चेहरे पर सवाल देखकर उसने सफाई दिया, तुमने मेरे कमरे में जो कुछ भी देखा है वो सब मुझे पता था, और घर लौटते ही मैंने खुद उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। मुझे उसकी करतूतों की भनक थी, पर मैं नजरअंदाज करता रहा और बेटे के लिए सब सहता रहा। पर आज उसने हद पार कर दी। मेरी गैर मौजूदगी में उसने उस पर पुरुष को मेरे ही घर में लाया। ये मेरी सहन शक्ति से बाहर था, इसलिए उसी वक्त मैंने उसे घर से निकाल दिया और हमारा रिश्ता वहीं खत्म हो गया। इतना कहते अर्जुन की आवाज भारी हो गई। सोनिया, मेरा घर उजड़ गया है, तुम उसे फिर से बसा दोगी। मैं अपना दिल तेरे चरणों में रखता हूं। क्या तुम इस घर को, इस टूटे परिवार को फिर से घर बना देगी? वह हैरानी और उम्मीद से उसकी ओर देख रहा था। क्या तुम मुझसे शादी करेगी? मेरा संसार, मेरी दुनिया बनोगी? मैं तुम्हें सहारा देने के लिए अपना हाथ बढ़ाता हूं। क्या तुम मेरा साथ दोगी? अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक दूसरे की कमी पूरी कर सकते हैं। इतना कहकर अर्जुन ने अपना दायां हाथ उसके सामने बढ़ाया तो सोनिया कुछ पल उस हाथ को देखती रही, क्योंकि जिंदगी में इस इंसान से ज्यादा प्यार और सम्मान उसे कोई और दे ही नहीं सकता था। और वो ये भी समझ चुकी थी कि इस सुरक्षित छांव के अलावा वह और उसका बच्चा कहीं और सुरक्षित नहीं रह सकते। इसलिए उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछी और धीरे से अपना हाथ अर्जुन के मजबूत हाथ में रख दिया। अब दोनों को एक दूसरे की जिंदगी की खाली जगहें भरनी थीं। अब उनके बच्चों को, यानी बबलू को और सोनिया के नन्हे बच्चे को माँ बाप का पूरा प्यार मिलने वाला था। एक शांत, सुकून भरी जिंदगी की शुरुआत होने वाली थी। इसलिए अर्जुन के चेहरे पर भरोसे भरा मुस्कान खिल गया। सोनिया को जीवन में पहली बार सच्ची शांति और सुरक्षा का एहसास हुआ। तूफान अब थम चुका था और एक नई खूबसूरत सुबह की शुरुआत हो रही थी। तो दोस्तों, अगर आपको सोनिया की ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर किसी नई कहानी में मुलाकात होगी। बाय।